हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू संविधान आईएएस। आज हमारी पॉलिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, वो आज हम शुरू करेंगे। और इस लेक्चर में, इस क्लास में, वी आर गोइंग टू कवर 4 टॉपिक्स, which is Prime Minister, Central Council of Ministers, Chief Minister and State Council of Ministers। अगर आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ लेंगे तो आपको चीफ मिनिस्टर पढ़ने में आसानी होगी। देयर आर जस्ट सम प्रोविजन, सम आर्टिकल्स हियर एंड देयर, बाकी सब कुछ इज एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, और वी कैन से सिमिलर। एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप पढ़ लेंगे तो आपको स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। So these are 4 topics which we are going to discuss today, and let's not waste any time. So start with Prime Minister। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डी जोरे हेड होते हैं, हमारे डी जोरे हेड होते हैं प्रेसिडेंट, विच मींस कानूनी तौर पे इन लॉ तो वो ही हमारे जो हैं एग्जीक्यूटिव हैं इन लॉ। बट जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, मतलब इन रियल सेंस आर प्राइम मिनिस्टर इज आर रियल एग्जीक्यूटिव। तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल, प्राइम मिनिस्टर फिर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पूरी कंट्री को लीड करने के, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, और हमारे भारत को, हमारे देश को एक इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। जो हमारे सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके लीडर जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये अकाउंटेबल होते हैं, अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इनकी जिम्मेदारी होती है टुवर्ड्स द इंडियन पार्लियामेंट। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो कंट्री के रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, सर्व्स एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो लेट्स नाउ लुक इनटू द अपॉइंटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रोविजन जो है आर्टिकल 75(1), इट डिस्कसेस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन कोई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं किया गया है कि किस प्रोसीजर से, किस तरह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इलेक्ट किया जाएगा। देयर इज नो प्रोसीजर, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, कि देयर इज नो प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हम पार्लियामेंट्री, जैसे मैंने आपको बताया है, काफी बार मैं बता चुका हूँ, कल भी मैंने बताया था, पहली क्लासेस में भी मैंने बताया है कि हम जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है, द पीपल ऑफ द इंटायर कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री जो है, पूरा का पूरा देश जो है, उसके जो देशवासी हैं, सिटीजन्स हैं, दे वोट फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, जो भारत के देशवासी हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं इन लोकसभा इलेक्शंस, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं लोकसभा में। एंड अगर आपकी कोई पार्टी जो है, जो मेजोरिटी से जीत के आती है, या फिर अगर मेजोरिटी नहीं है तो कोई कॉalition ग्रुप बनता है, तो वो जो कॉalition ग्रुप बनता है वो एमपीज जाके लोकसभा में बैठते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और उनमें से एक कैंडिडेट जो है, जिनको वो अपने लीडर की तरह चुनते हैं, उस उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उनको उस ऑफिस पे अपॉइंट किया जाता है। गेट इट? सो जैसा हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इनडायरेक्टली होते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ आवर कंट्री वोट फॉर द मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा।
नॉट राज्यसभा। राज्यसभा का मैंने बताया था आपको, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो जो स्टेट के एमएलएज हैं, स्टेट की मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स की, उनको वो चुन के राज्यसभा में भेजते हैं अपने में से, अपने बीच में से, अमंग देमसेल्व्स दे चूज द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे send them to Rajya Sabha, whereas Lok Sabha के members directly elected by people होते हैं, directly elected by our own country होते हैं। देन कम्स के, मैंने आपसे बात की अभी के मेजोरिटी में जो सरकार आएगी, जो मेजोरिटी में पार्टी आएगी, या जो कॉलिशन करके, जो गठबंधन करके सरकार बनाएंगे, वो जाके लोकसभा में बैठेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बैठेंगे। लेकिन तब क्या होगा कि अगर कोई पार्टी या कोई कॉलिशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ला पाती है तो, आपको कल याद होगा जब मैं चीफ मिनिस्टर पढ़ा रहा था, सॉरी, जब मैं गवर्नर पढ़ा रहा था कल की क्लास में, तब मैंने आपको बात बताई थी कि देयर आर सम डिस्क्रिशनरी पावर्स जो कि गवर्नर के पास होती हैं। तो इस तरह की लिमिटेड एक डिस्क्रिशन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास भी है ना। तो अगर कोई पार्टी या कोई कॉलिशन के पास लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होती, तो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास क्या रहता है, ही और शी कैन यूज, जो उनके पास एक लिमिटेड डिस्क्रिशन रहता है। क्या रहता है? एक लिमिटेड डिस्क्रिशन रहता है। वो लिमिटेड डिस्क्रिशन रहता है कि वो एक नए प्राइम मिनिस्टर को चुने। अगर वो किसी पार्टी के नए प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, यूजुअली क्या होता है कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, जो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं, या जो कोalition होती है लोकसभा में, उसके प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट आस्क्स द पीएम ऑफ लार्जेस्ट कोalition, और पार्टी उनके लीडर को बोलते हैं कि आप प्रूव करिए अपनी मेजोरिटी। आस्क्स पीएम टू प्रूव द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर ऑफ व्हाट? लोकसभा में, ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट उनको कहते हैं कि आप लोकसभा पे अपना जो मेजोरिटी है उसको प्रूव कीजिए। वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देते हैं उनको। तो अगर तो उसमें वो प्रूव कर पाते हैं तो सरकार बन जाती है। इफ नो पार्टी और कोalition इज एबल टू सिक्योर कॉन्फिडेंस, इफ, जो इनको कहा जाता है, इफ दे, जो इस पार्टी को या कोalition को कहा जाता है प्रूव करने के लिए मेजोरिटी, इफ नॉट, इफ दे आर नॉट एबल टू सिक्योर कॉन्फिडेंस, अगर वो हमारी लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं सिक्योर कर पाते हैं, लोकसभा में अगर कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते हैं, देर इज नो कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, वो मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाते हैं, देन फिर क्या होता है? फिर से जनरल इलेक्शंस कराए जाते हैं। फिर से इट इज नेसेसरी टू होल्ड न्यू जनरल इलेक्शंस। गॉट इट? नाउ, अब हम, एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या किसी प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट होने के लिए, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, क्या उनको एमपी होना जरूरी है? क्या उनका एमपी होना जरूरी है? तो इसका आंसर है नो। अगर एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को, अगर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा है, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उनको पार्लियामेंट का मेंबर होना है। इट इज, देयर इज नो नीड नेसेसरीली कि वो एक एक पार्लियामेंट का मेंबर हो। बट देयर इज अ बट। क्या है बट? कि उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी हाउस का, या राज्यसभा का, या लोकसभा का, ही और शी हैज टू, और आई मस्ट से कि ही और शी मस्ट बिकम ए मेंबर। उनको अपने अपॉइंटमेंट के बाद मेंबर बनना है विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स ऑफ अपॉइंटमेंट। जब उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आपके पास 6 महीने हैं, अब इन 6 महीनों में आप आइदर हाउस के मेंबर, मेंबर ऑफ आइदर हाउस,
या चाहे आप लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर मेंबर बन जाइए, या आप इलेक्शन करवा के राज्यसभा के मेंबर बन जाइए, लेकिन आप 6 महीने के अंदर अंदर आपके अपॉइंटमेंट के बाद आपको एक हाउस का मेंबर बनना जरूरी है। आपको एक हाउस का मेंबर चुन के आना पड़ेगा। अब एक मैंने कहीं एमसीक्यू देखा था, वहां पे पूछा गया था कि पीएम जो हैं क्या जरूरी है लोकसभा से हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पीएम जरूरी नहीं है लोकसभा से हो। पीएम जो है वो राज्यसभा के मेंबर को भी पीएम बनाया जा सकता है। पीएम में बिलोंग टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। गॉट इट। अब जैसे हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो अभी लोकसभा के लीडर हैं, वो तो अभी लोकसभा के जो हैं मेंबर हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे जब वो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर जब वो बने थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। गॉट इट। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट आंसर हो जाते हैं। क्या एक एमपी होना जरूरी है पीएम बनने के लिए? तो हाँ, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे मेंबर हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक बार अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उनको एमपी चुन के आना होगा। और क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए या राज्यसभा के? तो इसका भी आंसर हमें मिल जाता है कि वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं। देन कम्स द ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ओथ ऑफ सीक्रेसी, ओथ ऑफ ऑफिस, उनको प्राइम मिनिस्टर को जो एडमिनिस्टर करवाते हैं, कौन करवाते हैं? द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो उनको ओथ दिलवाते हैं, उनको शपथ दिलवाते हैं। तो उसी के बाद वो अपनी जो है ऑफिस को अज्यूम कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज को अज्यूम कर सकते हैं। नाउ कम्स द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे भारत का संविधान है, वो कहीं पे भी टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को के लिए कोई टर्म डिफाइन नहीं करता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तब तक ऑफिस में रहते हैं, पीएम रिमेन्स इन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर वो तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनकी जो पार्टी है, या जब तक कि वो हैं, वो इंजॉय करेंगे। क्या इंजॉय करेंगे? enjoys कॉन्फिडेंस। जब तक लोकसभा में उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ है। मैंने आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताया था। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, मतलब लोकसभा में उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, लोकसभा में उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक उनकी पार्टी, जब तक उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जब तक उनकी जो मेजोरिटी बनी रहेगी लोकसभा में, वो इंजॉय करेंगे कॉन्फिडेंस को लोकसभा में। और अगर पीएम रिजाइन करते हैं तो अ, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर वो रिमूव होते हैं तो वो रिमूव किए जाएंगे बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही उनको रिमूव कर सकते हैं। उनका रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही दिया जाता है अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं। अगर पीएम जो हैं वो मेजोरिटी लूज कर देते हैं, मेजोरिटी सपोर्ट लूज कर देते हैं, अगर वो लोकसभा में, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेजोरिटी लूज कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है? प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देंगे। प्रेसिडेंट उनको लोकसभा से रिमूव कर देंगे, उनके पद से, उनकी पोजीशन से उनको रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ कम्स द वैकेंसी के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वैकेंसी कैसे बनती है। तो पहली चीज तो ऑब्वियस है कि अगर उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, 5 साल का टेन्योर है लोकसभा में, लोकसभा का। तो अगर ये टेन्योर जो है, लोकसभा की लाइफ खत्म हो जाती है, ये टेन्योर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 5 साल का होता है। अगर ये टेन्योर खत्म हो जाता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सीट वेकेंट हो जाएगी, जनरल इलेक्शंस कराए जाएंगे लोकसभा के लिए, और फिर से इलेक्शन कमीशन जो करवाता है ये, और फिर से ये
जो हैं हमारे नई लोकसभा चुन के आएगी, नए प्राइम मिनिस्टर चुन के आएंगे। ये होता है कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। उनका अगर टेन्योर खत्म हो जाता है, देन कम्स के अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देते हैं, तो इस केस में क्या होता है, डेथ और रेजिग्नेशन के केस में, तो इसमें जो है कि हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ऑटोमेटिकली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है डिसॉल्व हो जाती है अगर उनकी डेथ हो जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, या वो रिजाइन कर देते हैं। देन कम्स रिमूवल। वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है? बाय रिमूवल। रिमूवल कैसे होता है? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर उनका मेजोरिटी लॉस हो जाता है, मेजोरिटी लूज हो जाता है, या फिर उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जो हमारी लोकसभा है उसमें, तो उनका रिमूवल कर दिया जाएगा हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये कैसे है? अगर क्या हो जाता है, पास हो जाता है, पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो जाए, तो हमारी जो कॉन्फिडेंस है लूज हो जाएगा हमारे प्रेसिडेंट का, और लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो आई होप यू गॉट द थर्ड। इनको क्या करना पड़ेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हमारे पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो, पास हो जाएगा तो। रिमूवल के बाद एक और जो है हमारा एक और क्राइटेरिया है जहां पे वैकेंसी क्रिएट होती है, वो है इलेक्शन अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो। इलेक्शन को अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस समय भी प्राइम मिनिस्टर को जो है रिजाइन करना पड़ेगा। इस केस में हालांकि ये होता है कि उनको वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ही और शी कैन कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस फॉर 6 months। ठीक है, विद इन विच, अगर उनको कंटिन्यू करना है तो उसके अंदर उनको फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके आना पड़ेगा, जिसकी वजह से, मतलब अगर आप वापस इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर से इलेक्शन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो आप इसको फिर से होल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो देन आपका जो पोस्ट है, जो पोजीशन है, वो वेकेंट हो जाएगा, ऑफिस से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन 6 महीने की मोहलत दी जाएगी फिर से इलेक्ट होने के लिए। देन कम्स द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इनके जो पावर्स एंड ड्यूटीज हैं उनको 3 एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात आती है तो उनकी क्या पावर्स हैं, जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो उनकी क्या पावर्स हैं, और जब पार्लियामेंट की बात आती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स एंड ड्यूटीज हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर हम लेके आए, पावर्स में क्या पावर्स हैं इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर जो है अपॉइंट करने की जो जिम्मेदारी है, उसका जो डिसीजन है वो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं कि किस इंसान को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, किस इंसान को मिनिस्टर बनाना है। और ये अपॉइंटमेंट कैसे होता है? ही, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही और शी recommends नेम्स टू द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट को कहेंगे कि इन इन लोगों को आप मिनिस्टर बनाइए, और जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दिया जाता है नाम का, और उन्हीं लोगों को, ओनली दोज इंडिविजुअल्स हु आर सजेस्टेड बाय अ पीएम, उन्हीं लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाता है एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट। देन कम्स एलोकेशन। देन कम्स व्हाट? एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। किस मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, किस मिनिस्टर को कौन सी पोर्टफोलियो देनी है। आप किस आपने मिनिस्टर तो बना लिए, फिर उन मिनिस्टर को, उन मिनिस्टर्स में से किसको होम मिनिस्टर बनाना है, किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको रेलवे मिनिस्टर बनाना है। तो इस तरह से जो कि है एलोकेट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो टू डिफरेंट मिनिस्टर्स जो कि अपॉइंट किए जाते हैं। और यूजुअली जो है कि
जिन लोगों का पॉलिटिकल स्टेचर हाई होता है रूलिंग पार्टी में, वो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं उनको। मतलब जिन लोगों का पॉलिटिकल जो स्टेचर में कह सकता हूँ, जिनका पॉलिटिकल करियर लंबा है, जिनकी पॉलिटिक्स में काफी जिनका नाम ऊंचा है, उन लोगों को इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज जैसे कि फाइनेंस, डिफेंस, होम अफेयर्स, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, उन लोगों को उस तरह की पोजीशंस दी जाती हैं, उस तरह के पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं। उसके बाद अपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक और पावर है कि वो रिमूवल कर सकते हैं। ही और शी कैन रिमूव मिनिस्टर्स। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स इज अनदर पावर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है या कोई ओपिनियन में कोई डिफरेंस आ जाता है, कोई मतभेद हो जाता है, कोई आपका जो ओपिनियन है प्राइम मिनिस्टर का, वो मिनिस्टर जो हैं किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के वो नहीं मान रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनको रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट को उन मिनिस्टर को, उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो डिसीजन लेते हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। और अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो फिर वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं होता है, वो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही रेजिग्नेशन आप मान के चलिए। वो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है और नॉन फंक्शनल हो जाती है अगर सिर्फ पीएम रिजाइन करते हैं तो इसलिए उनको कहा जाता है लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन कम्स कमांड एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है, कमांड एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि पीएम रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक उनकी कमांड बनी रहे, उन वो कोऑर्डिनेट करते रहें, उन एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ही एक्ट्स एज अ गाइड ऑल्सो। देन कम्स प्रेसिडेंट के रिलेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। In relation to president, what are the powers and what are the duties? So article 78 of our constitution talks about or mentions about the duties of prime minister in relation to furnishing information to the president। किसके लिए? जो हमारे प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन देनी है उसका, I hope you can read it. All right, let's do it again. Okay. फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जो इंफॉर्मेशन देनी है वो एक ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की। और उनकी क्या ड्यूटीज हैं कि वो प्रिंसिपल चैनल हैं। ही इज प्राइम मिनिस्टर, ही और शी इज प्राइम मिनिस्टर इज प्रिंसिपल चैनल। किसके बीच? वो किसका प्रिंसिपल चैनल है? ऑफ कम्युनिकेशन। ही इज और शी इज प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन की बात आती है कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन के बारे में हमारे प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करें। यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स जो हैं, जो उनके कानूनी जो इनिशिएटिव या प्रपोजल्स हैं, उसके बारे में वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे। उनकी प्रेसिडेंट अगर कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करें। दैट इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। एंड देर आर सर्टन इश्यूज नॉट डिस्कस्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो मिनिस्टर डिस्कस तो करते हैं, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कलेक्टिवली वो चीजें डिस्कस नहीं की जाती हैं तब तक
तो उसके उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखने से पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाना चाहिए। देयर आर सर्टेन इश्यूज। मतलब अगर सपोज कीजिए आप रेलवे मिनिस्टर हैं, अगर या रेलवे मिनिस्टर से आप कुछ और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो ले लीजिए। सपोज आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपको पोर्टफोलियो डिफेंस का मिला हुआ है। आप हमारे देश के डिफेंस के मिनिस्टर हैं और आप कोई फैसला लेने वाले हैं, लेकिन आपने ये अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ अभी डिस्कस नहीं किया है, बाकी मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस नहीं किया है। तो आप प्रेसिडेंट से पूछ सकते हैं, प्रेसिडेंट से जान सकते हैं, उसके बारे में प्रेसिडेंट से डिस्कस कर सकते हैं कि इस चीज को सामने सबके लाया जाए या नहीं। तो प्रेसिडेंट के सामने वो लिंक फिर से प्राइम मिनिस्टर ही है, उस इंफॉर्मेशन को भी प्राइम मिनिस्टर ही साझा करेंगे हमारे प्रेसिडेंट के साथ। देन देयर कम्स रिकमेंडेशंस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया है, रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का एक और रिलेशन है, एक और लिंक है, एक और जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है वो ये है कि वो एडवाइस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के लिए भी। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जो होते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए भी जो है हमारे प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे, एडवाइस करेंगे कि इन लोगों को आप अपॉइंट कीजिए। तो इस तरह से प्रेसिडेंट के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के ये रिलेशन और ड्यूटीज रहते हैं। देन कम्स कि पार्लियामेंट के साथ हमारी क्या ड्यूटीज हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर ही और शी इज द लीडर ऑफ द हाउसेस, लीडर ऑफ द हाउसेस, रिस्पेक्टिव हाउसेस। अगर राज्यसभा के मेंबर है तो राज्यसभा के लीडर होंगे, लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा के लीडर होंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू विच ही और शी बिलोंग्स। गॉट इट? अगर राज्यसभा को बिलोंग करते हैं तो राज्यसभा के लीडर होंगे, अगर लोकसभा को बिलोंग करते हैं तो लोकसभा के लीडर होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो वो यहाँ पे भी रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं प्राइम मिनिस्टर, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री सेशंस। पार्लियामेंट्री सेशन कब करवाना है ना? पार्लियामेंट्री सेशन कब करवाना है, व्हेन इट शुड बी हेल्ड, जो डेट क्या होनी चाहिए, समनिंग की डेट क्या होनी चाहिए, प्रोरोगिंग की डेट क्या होनी चाहिए पार्लियामेंट सेशंस के लिए। तो उसको भी प्रेसिडेंट को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं पार्लियामेंट के सेशंस को, कि कब ये सेशन कब लेना है, कब खत्म करना है, इन सब चीजों के बारे में पार्लियामेंट की जो सेशनिंग है उसके बारे में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन भी प्राइम मिनिस्टर कभी भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। गॉट इट? उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंसेस। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही और शी अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अनाउंस करना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जिस भी हाउस से वो बिलोंग करते हैं उनको अनाउंस करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज को काम है पीएम का। सो पीएम अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। देन देयर आर सम अदर पावर्स एंड फंक्शंस की, ये और कुछ पावर्स हैं उनकी, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेयर करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, वो चेयरमैन होते हैं ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे, कौन सी हैं? नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, देन कम्स इंटर स्टेट काउंसिल। इन सब के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एंड देयर आर सेवरल अदर काउंसिल्स जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जिनका जो जिनके चेयरपर्सन जो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंसेस फॉरेन पॉलिसी।
दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, दूसरे देशों के साथ हमारी पॉलिसी कैसी है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का सिग्निफिकेंट रोल रहता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहती है हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में। फॉर एग्जांपल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था, दैट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और जैसे इस तरह की इंटरनेशनल रिलेशंस में आप और भी डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर्स लीड करते हैं, रिस्पेक्टिव जिन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम कहते हैं इसको, काफी फेमसली कहा जाता है। सो ऑल दिस इज एक्सप्लेन्ड कि फॉरेन पॉलिसी को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक्स पर्सन। प्राइम मिनिस्टर क्या है वो? चीफ स्पोक्स पर्सन। इसका मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये वो यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन है। वो अनाउंस करते हैं मेजर पॉलिसी डिसीजंस को, वो क्लैरिफाई करते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है ऑन सम नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, गवर्नमेंट क्या सोचती है उस बारे में। तो ही इज और शी इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन कम्स ही इज द मैनेजर इन चीफ। वो मैनेजर इन चीफ हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मैनेजर इन चीफ हैं ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग क्राइसिस। अगर देश में कोई आपदा आती है, देश में कोई संकट आता है, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सर्व करते हैं मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल। जैसे कोई आप लगा लीजिए, जैसे कोविड आया था, कोरोना वायरस जब स्प्रेड हो गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड आई वुड से, तो कोविड वेव के जो मेजर डिसीजंस, जो मेजर स्ट्रैटेजीज जो डेवलप की जाती थी, वो ओवरऑल अंडर जो लीडरशिप था उसका ओवरऑल वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते थे। कि देश में लॉकडाउन लगाना है, इस तरह के जो मेजर्स लिए जाते थे वो उस समय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते थे। तो इससे पता चलता है कि वो मैनेजर होते हैं क्राइसिस के टाइम पे। जब कोई बड़ा संकट आता है देश पे तो वो एक मैनेजर, चीफ मैनेजर की तरह काम करते हैं क्राइसिस के टाइम पे। देन लोगों के कंसर्न्स, listens to people's concerns। हमने उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया है। प्रेसिडेंट को हमने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया है। प्रेसिडेंट को हमारे राज्यसभा, लोकसभा, मैंने आपको बताया था उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो हमारे कंसर्न्स को सुनना भी उनका फंक्शन है। इट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो हमने उनके लिए डायरेक्टली वोट किया है। डायरेक्टली ही और शी हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। So, among other responsibilities as the head of the government, Prime Minister travels across the country कि वो इंडिविजुअल से मिलें, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको सुने, उनके चैलेंजेस को सुने, उनके आइडियाज को सुने। तो जो अलग अलग तरीके से रैलियां करते हैं, जो देयर आर डिफरेंट रैलीज, देयर आर अ गुड अमाउंट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, दैट इज अ डायरेक्ट लिंक टू द पीपल ऑफ इंडिया। वो डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया की कंसर्न्स को सुनते हैं, एड्रेस करते हैं। देन कम्स ही इज ऑल्सो और शी इज ऑल्सो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी। ऑब्वियसली एज आई हैव mentioned it, I'm reiterating my words के जो लीडर होते हैं वो रूलिंग पार्टी के लीडर भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि वो अगर लोकसभा के मेंबर हैं और लोकसभा में अगर वो लीडर हैं, तो ऑब्वियसली वो लोकसभा जो रूलिंग पार्टी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो रूलिंग पार्टी है उसके भी लीडर होंगे ही। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी एट द यूनियन लेवल। तो प्राइम मिनिस्टर का जो होता है एक पॉलिटिकल रोल भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होता है इंडिया की सिस्टम में। और जो हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनका एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट था कि अगर आपको यूएस के प्रेसिडेंट के साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किसी फंक्शनरी को कंपेयर करना है, तो यूएस के प्रेसिडेंट के साथ अगर आपको समझ रहे हैं कि अगर आपको यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं जिस तरह से वो फंक्शन करते हैं, अगर आपको
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई फंक्शनरी है उसको कंपेयर करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे, प्रेसिडेंट नहीं होंगे। यूएस प्रेसिडेंट, आई वुड say he can be compared to prime minister of India and not the president. So ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। Then comes के there are certain differences between Indian and British prime ministers। हमने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लिया है क्योंकि ब्रिटिश से हमने काफी कुछ अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है आई वुड से कि वो बोरो किया है ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश सिस्टम एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बट ही और शी इज नॉट अ कार्बन कॉपी। बिल्कुल एकदम एक जैसे नहीं है ब्रिटिश सिस्टम के। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर आर नॉट कार्बन कॉपीज, आर नॉट कार्बन कॉपीज। सो कैसे हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में? पहली चीज है मेंबरशिप ऑफ लोअर हाउस। मेंबरशिप ऑफ लोअर हाउस, व्हाट डज इट मीन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जो है उनको लोअर हाउस का मेंबर होना जरूरी है, या पॉपुलर हाउस जिसको हम कहते हैं उसका मेंबर होना जरूरी है। लेकिन जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं पार्लियामेंट में, या तो वो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं या राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। आइदर आइदर हाउस, इनको आइदर हाउस के मेंबरशिप अलाउड है। वेयर एज इनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस का मेंबरशिप अलाउड है, अपर हाउस का मेंबरशिप अलाउड नहीं है। अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपर हाउस के मेंबर हैं, आप पार्लियामेंट में अपर हाउस में मेंबरशिप होल्ड करते हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के नहीं बन सकते हैं। वेयर एज इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप राज्यसभा के मेंबर हो, लोकसभा के मेंबर हो, किसी भी हाउस के मेंबर हो, यू आर अलाउड टू बी, you are qualified to be Indian Prime Minister. Then comes the requirement of Parliament membership. Requirement of Parliament or parliamentary membership. इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर जो है पार्लियामेंट का कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटेन, है ना? कि अगर आप मेंबर हैं पार्लियामेंट के तो ही आपको अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इंडिया में कैस ऐसा भी है, मैंने आपको ऊपर थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इंडिया में अगर आप मेंबर नहीं हैं तो भी आपको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए आप बिना मेंबरशिप पार्लियामेंट होल्ड किए, अगर आप मेंबरशिप है ही नहीं आपके पास पार्लियामेंट की, ना आप लोकसभा के मेंबर है ना आप राज्यसभा के मेंबर है, तो भी आप 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर आपको जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर चुन के आना पड़ेगा। यू हैव टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ्स अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं एज द पीएम ऑफ इंडिया। Got it? So these are the major two differences between Indian Prime Minister and British Prime Minister. Then comes Central Council of Ministers. Council of Ministers के बारे में अब हम कुछ बातें करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरह से काम करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरह से, उनके क्या प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करी जा रही है इसी तरह से जैसे प्राइम मिनिस्टर के हम कह सकते हैं कि उन्हीं की तरह स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो जैसे यूनियन में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसी तरह हमारे स्टेट में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। सो आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए, इसी की तरह आपको अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या होता है कि इंडिया, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, कि इंडिया जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन की तरह वर्क करते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को गवर्न करने के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इससे क्या हमें समझ में आता है कि इनका जो है की रोल है, इनका मेजर रोल है, इनका एक की रोल है
कि ये डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी है, की रोल है इन डिसीजन मेकिंग। हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए, हमारी कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए, उनके पर्टिकुलर डिसीजंस लेने के लिए ये हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इनका की रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 जो है और आर्टिकल 75 भी, मैं कहूँगा आर्टिकल 75 भी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डील करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेन्योर, ओथ, सैलरीज, अलाउंसेस से इन सब से डील करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आर्टिकल 74 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है कि देयर शैल बी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी ही चाहिए हमारी गवर्नमेंट रन करने के लिए। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट हेड। प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हेड करेंगे, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, उनको एड करेंगे। गॉट इट। नाउ कम्स के अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, हाउ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड। मैंने आपको ऊपर बता दिया है, आर्टिकल यहाँ पे भी फिर से आर्टिकल 75 ही आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आर्टिकल 75 क्या कहता है कि यूनियन लेवल पे जो मिनिस्टर्स हैं उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। तो अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करेंगे, उनको नाम रिकमेंड करेंगे, तो उनको हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की हमने बात की थी, प्राइम मिनिस्टर के मसले में हमने बात की थी, तो मिनिस्टर जो हैं वो भी किसी भी हाउस से हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है आपके जो मिनिस्टर हैं वो लोकसभा से ही हों। सो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, तो किसी भी हाउस से आपके मिनिस्टर आ सकते हैं, उनको मिनिस्ट्री मिल सकती है, पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। और एक पर्सन जो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर। बट अगेन लाइक वाइज जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर में डिस्कस किया था, इधर भी उनको 6 महीने के अंदर अंदर चुन के आना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट होके आना पड़ेगा, अगर वो मिनिस्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं, मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी। तो इफ he or she if he or she is not a member of either house of parliament, still can be appointed, still उनको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर। देन अगेन विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स उनको एक हाउस का मेंबर बन के आना पड़ेगा। देन कम्स द टर्म ऑफ ऑफिस। मिनिस्टर्स का टर्म कितना है, तो आर्टिकल 75 फिर से मेंशन करता है। अगेन इन द आर्टिकल 75 इटसेल्फ इट्स मेंशन्ड के ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक आपका जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना रहेगा, उनको ऑफिस होल्ड कर सकते हैं वो तब तक जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है। तो प्रेसिडेंट का प्लेजर, इधर एक चीज समझने वाली है कि प्रेसिडेंट का प्लेजर, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से तो हटा नहीं सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वो तो प्राइम मिनिस्टर जब कहेंगे तभी हटाएंगे किसी मिनिस्टर को, या वो कॉन्फिडेंस लूज कर देगी। तो इस तरह से आप इसको एक उस सेंस में समझिए, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कनेक्ट द डॉट्स। आपको प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा दें। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए पहले कुछ चीजों का होना जरूरी है, जैसे अगर कॉन्फिडेंस लूज कर देती है गवर्नमेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट का प्लेजर खत्म हो जाएगा, फिर वो उनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, जो हमने ऊपर वाले प्रोविजन में बताया कि एग्जैक्टली एसेंशियली क्या मीन करता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इसेंशियली मीन्स प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यही बताया ना मैंने आपको कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब स्ट्रिक्टली टर्म्स में ये नहीं है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब चाहे। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एसेंशियली जो है क्या मीन करता है, प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही है जो पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोलेंगे और उनको, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि इस मिनिस्टर को हटाइए। ठीक है ना। तो ये चीजें कुछ आपको अप्लाई करके समझनी पड़ेंगी कि हमने बताया था कि
प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिना एडवाइस प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट एक्ट नहीं कर सकते। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब यही हुआ ना कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से का मतलब ये एसेंशियली मीन्स कि दैट इज नॉट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बट द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही तो प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी कनेक्टेड, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड इन यूनिशन। आपको सब चीजें एक साथ लेके समझनी पड़ेंगी, हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके समझना पड़ेगा। देन कम्स, यहाँ पे आपको इस तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए फॉर सॉल्विंग पीवाईक्यू, फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज, या फिर मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी इस चीज को, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। देन कम्स ओथ। तो अगेन इसमें कुछ नया तो है नहीं। जो ओथ होगी, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, वो कौन दिलवाएंगे? प्रेसिडेंट ही दिलवाएंगे। उनको जो शपथ है वो प्रेसिडेंट दिलवाएंगे, और इसके बाद ही वो अपना ऑफिस अज्यूम कर सकते हैं। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट आया था इन 2003, जो कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पीएम को इंक्लूड करके, पीएम इंक्लूडेड, पीएम को बीच में काउंट करके जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स था इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शैल नॉट एक्सीड 15%। 15% किसका? किसका 15%? ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उनका टोटल साइज जो है उसका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकता है। विच मीन्स के जो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है कैन नॉट बी मोर देन 81। गॉट इट? तो इस अमेंडमेंट के पहले क्या था? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने होने चाहिए। देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन। तो अमेंडमेंट जो है वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो नारा दिया गया था ना, कि गवर्नमेंट कम होनी चाहिए, गवर्नमेंट में लोग कम होने चाहिए, उनके द्वारा जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये इस लाइन से इस जो फ्रेज है इस स्लोगन से मैच करता है, इसके लाइंस पे है कि जो 15% है, जो टोटल नंबर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, दैट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा में मेंबर्स जितने टोटल हैं उसका 15% ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकता है। देन कम्स द कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। किस तरह के मिनिस्टर्स होते हैं? देयर आर कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन देयर आर डिप्यूटी मिनिस्टर्स। तो तीन तरह की कैटेगरी होती है मिनिस्टर्स की। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं? ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज होती है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जैसा कि कौन सी होती हैं? होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स को, उन्हें उनका चार्ज कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया जाता है। तो एज मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट वो गवर्नमेंट की जो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स उनका, उनके बारे में पॉलिसीज बनाते हैं, उनके बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं, एंड दे आर द पॉलिटिकल हेड्स। वो उस मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो उस मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। वेयर एज जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, वो उन उसमें भी दो तरह के मिनिस्टर होते हैं। दो तरह के, आई वुड नॉट से दो तरह के, उसमें जो मिनिस्टर होते हैं उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट चार्ज। अब इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है कि मिनिस्टर जो हैं, जिनके पास, जो स्टेट के मिनिस्टर हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर से अलग है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है कि ये हेड करते हैं डिपार्टमेंट या मिनिस्टर जो उनको अलॉट की जाती है उसके
हेड होते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है ना वो सिमिलर ही होता है कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा जो इंजॉय किया जाता है, जैसा फंक्शन होता है। एंड दे आर मेजरली, ये किसके लिए होते हैं, इनका मेजर काम क्या होता है? इनका मेजर काम होता है, दे आर टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के एक तरह से उनको असिस्ट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए उनके काम में उनको एक इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है कि आप भी पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बट दे आर मेजरली देयर टू, they are majorly appointed, usually appointed to assist cabinet ministers। उनको एक चार्ज दिया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव कैबिनेट मिनिस्टर। सपोज अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो अपने अंडर एक असिस्ट करने के लिए थोड़ी एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करवा सकते हैं, ताकि उनको एक इंडिपेंडेंट चार्ज मिले और वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करें। समझ गए ना आप? असिस्ट करें, उन्हें मदद करें उनके काम में। तो इस तरह वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये कैबिनेट मिनिस्टर से थोड़ा आई वुड से नीचे ही होते हैं, क्योंकि उनको असिस्ट कर रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के पास तो पूरी मिनिस्ट्री है ना, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्टर के पास है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अगर जो कोई डिपार्टमेंट आता है या कोई इस तरह से उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट का चार्ज वो कैबिनेट मिनिस्टर अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दे सकते हैं, ताकि वो उन्हें काम करने में मदद करें, आसानी हो जाए, उन्हें असिस्ट करें। देन कम्स डिप्यूटी मिनिस्टर्स। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है, दे आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये है किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट का इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता। ये खुद से मतलब ऑटोनॉमी नहीं दी जाती इनको, मनमर्जी, आई वुड नॉट से मनमर्जी, ऑटोनॉमी मतलब इनको वो इंडिपेंडेंस नहीं होती मिनिस्ट्री में रूल्स, आई वुड से पॉलिसीज बनाने की। ये बस क्या है कि ये सर्व करते हैं एज पॉलिटिकल एड। पॉलिटिकल एड होता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन में उनके पॉलिटिकल या पार्लियामेंट्री चार्जेस को जो है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को, इन दोनों का काम, कैबिनेट मिनिस्टर दे हेल्प और दे एक्ट एज पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पार्लियामेंट्री एड टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इन दोनों को ना, जो हमने पहले डिस्कस की, कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन दोनों का, इन दोनों के लिए एक पॉलिटिकल एड होते हैं। ये एक पॉलिटिकल मदद करने के लिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मदद करने के लिए होते हैं। पार्लियामेंट में इनकी थोड़ी कुछ असिस्ट करने के लिए, आई वुड से, इन दोनों को, कैबिनेट मिनिस्टर को और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, उसके लिए डिप्यूटी मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस समय देयर आर आई गेस 76 मिनिस्टर्स अभी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, अपना पार्लियामेंट में। तो इस तरह से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। तो जैसा एक बार इसको हम क्या कहते हैं कि इसको समराइज कर देते हैं यहाँ पे, कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सबसे हेड पे होते हैं, वो किसी मिनिस्ट्री के हेड होते हैं। वो पूरी मिनिस्ट्री का चार्ज लेते हैं एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट चार्ज लेके आते हैं। उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, मतलब वो अपनी मर्जी से पॉलिसीज और गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, और वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। वेयर एज जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं वो इन सम वे दे आर अंडर अ मिनिस्टर। वो उनको फुल, जो कैबिनेट का फुल मेंबर होता है ना, उसके अंडर होते हैं। और उनको पर्टिकुलर स्टैंडिंग कुछ कमीशंस होते हैं, कुछ स्टैंडिंग पोर्टफोलियोज, जैसे
कैबिनेट मिनिस्टर के होम मिनिस्टर जो है उनके पास होम का पोर्टफोलियो है, तो वो डेप्यूटी मतलब अपना एक उसको अंडर रखते हैं। उसके लिए डेप्यूटी मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है यूजुअली, जो कि उनको असिस्ट करते हैं, एड करते हैं। इनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, ये बस देखते हैं कि किस तरह से जो काम किए जा रहे हैं क्या वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो भी मतलब आप समझते हैं ना, जैसे असिस्टेंट होता है। तो इनका वो काम होता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स का, वेयर एज इनके पास तो इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास। और ये तो फिर पूरी मिनिस्ट्री के हेड ही है कैबिनेट मिनिस्टर्स। देन कम्स व्हाट इज द मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिनिस्टर की एक्शंस को लेके वो गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं उसको लेके क्या उनकी वो है अकाउंटेबिलिटी है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है मिनिस्टर्स को। कलेक्टिव हो गई कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री, जो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो किस तरह से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि खुद मिनिस्टर, जो पर्टिकुलर एक सिंगल मिनिस्टर है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी पोस्ट को लेकर। तो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। मतलब एक साथ पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है टू लोकसभा। लोकसभा को रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लोकसभा में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, सारे के सारे एक साथ रिस्पॉन्सिबल हैं टुवर्ड्स लोकसभा। तो इसका मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पावर में तभी तक रहेगी जब तक वो इंजॉय कर रही है कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। लोकसभा को जब तक कॉन्फिडेंस है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तब तक वो अपनी सीट पे बने रहेंगे, पोजीशन पे बने रहेंगे। और लोकसभा के पास पावर है इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनफोर्स करने की। विद द यूज ऑफ, इस पावर को किस तरह से यूज कर सकती है लोकसभा। लोकसभा यूजेस दिस पावर, जो पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको एनफोर्स करती है। बाय व्हाट? बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर उनको लगता है ना कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कॉन्फिडेंस लूज कर रही है लोकसभा में, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे और सरकार गिरा देंगे। गॉट इट? So there are some examples also of no confidence motion कब कब पास हो चुका है हमारे देश की हिस्ट्री में। तो 1989 में जो एक वीपी सिंह के गवर्नमेंट थी उसको गिराया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। 1997 देयर वाज एच टी देव गौड़ा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट को, कॉलिशन गवर्नमेंट को गिराया गया था। और जो हमारी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की कॉलिशन गवर्नमेंट थी, एनडीए की सरकार थी, उसको भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके गिराया जा चुका है। तो ये कुछ तीन प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनकी सरकारें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के थ्रू गिर चुकी हैं। ठीक है। तो इस ये प्रिंसिपल इंश्योर क्या करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंश्योर करती है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को इंश्योर करती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, जो वो काम कर रहे हैं, जो वो एक्शंस ले रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो पीपल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उनको पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों ने चुन के लाया है। तो वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रहें, उनको अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर वो कुछ सही कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको दायरे में लिया जाए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। आपको ये लोकसभा के सामने प्रूव करना पड़ेगा और लोकसभा आपको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है। देन कम्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पर्टिकुलर मिनिस्टर की, एक किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि मिनिस्टर जो ऑफिस होल्ड करते हैं ना, कोई जैसे कोई मिनिस्टर जो है, पर्टिकुलर मिनिस्टर है जो वो पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर
ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे हेड हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनके पास अथॉरिटी है। वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं उसकी पोजीशन से, अगर वो कोई अनडिजायरेबल या कोई ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली उनको जो है वो अपोजिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उस पर्टिकुलर मिनिस्टर का बिहेवियर या कॉन्डक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर जो, अगर मिनिस्टर जो है वो अगर गवर्नमेंट डिसीजन से अग्री नहीं करते हैं या उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं पब्लिकली, तो उन्हें क्या किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मेरे को याद आ रही है कि बी आर अम्बेडकर जो हैं वो नेहरू जी के कैबिनेट से रिजाइन कर जा चुके थे क्योंकि उनके कुछ डिसएग्रीमेंट थे। वो कुछ चीज पे एग्री नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट के, तो इसलिए उन्होंने अपनी पोस्ट से, कैबिनेट मिनिस्ट्री से जो है अंबेडकर जी ने रिजाइन कर लिया था। अब ये प्रिंसिपल क्या इंश्योर करता है, ये प्रिंसिपल तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल तो ये इंश्योर करता है कि जो लोग हैं उनकी जो सरकार चुन के आई है वो अकाउंटेबल हो, वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी ले सके कि हमने अगर कुछ सही किया या गलत किया तो उसकी वो जिम्मेदारी ले सकें कि हाँ जी हमसे ये गलती हुई है, या अगर वो ऐसा कुछ गलत करते हैं तो। लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या प्रिंसिपल इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है मिनिस्टर की, वो कलेक्टिव एजेंडा जो है गवर्नमेंट का उसके साथ अलाइन करे। कि मतलब अगर आप कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं ना, कोई मिनिस्ट्री है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने बजट पास किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उनका जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है, उनकी जो इंडिविजुअल एक्शंस हैं, वो शुड अलाइन, उनकी खुद की मिनिस्ट्री के जो एक्शंस हैं, पॉलिसीज हैं, वो किस दिशा में चलें, किस चीज के साथ अलाइन हो। दे शुड अलाइन टू द पॉलिसीज एंड डिसीजन, अलाइन टू पॉलिसीज एंड decisions of their respective ministries। गॉट इट? के जो इंडिविजुअल मिनिस्टर हैं उनकी जो मिनिस्ट्री काम कर रही है, उनकी जो मिनिस्ट्री पॉलिसीज बना रही है, डिसीजन मेकिंग कर रही है, वो रिस्पेक्टिव जो है वो गवर्नमेंट के जो ब्रॉड पॉलिसी है ना उसके साथ अलाइन करे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बोलते हैं कि देश की तरक्की होनी चाहिए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी वो इंश्योर करना है देश की तरक्की हो, होम मिनिस्ट्री को भी इंश्योर करना है, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी देश के जो है हक को, देश के वेलफेयर को लेके चलना है, रेलवे मिनिस्ट्री को भी। तो हर मिनिस्ट्री को अपने जो गवर्नमेंट का ब्रॉड पॉलिसी है, ब्रॉड फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का, उसके साथ अपनी पॉलिसी बनानी है। ये नहीं है कि हमारे होम मिनिस्ट्री वाले अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं, देश के हक में बना रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले देश के हक में बना रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री वाले देश के हक में बना रहे हैं, तो कोई ऐसे रेलवे मिनिस्ट्री है तो वो कोई ऐसा फैसला बना दे कि दैट इज नॉट अलाइनिंग टू द पॉलिसीज ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट एज ब्रॉड फ्रेमवर्क। तो पूरा जो फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का उसके साथ ही चल के आपको अपनी मिनिस्ट्री की भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनानी है। तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी आ जाती है, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है मिनिस्टर्स की। देन देयर कम्स के कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्रिटेन में क्या होता है कि जो मिनिस्टर है ना, वो अगर कोई किंग कोई पब्लिक एक्ट पास करता है तो मिनिस्टर को उसको काउंटर साइन करना पड़ता है। गॉट इट? इसका मतलब ये है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, किंग कुछ गलत नहीं कर सकता है। अगर कोई ऑर्डर है जो कानून को वायलेट करता है, कानून के खिलाफ जाता है, अगर कोई ऑर्डर, तो मिनिस्टर को अकाउंटेबल रखा जाएगा, गिल्टी रखा जाएगा, किंग को नहीं रखा जाएगा। गॉट इट? कि किंग मतलब किंग जैसे प्रेसिडेंट, यहाँ पे आप समझ लीजिए प्रेसिडेंट है और ब्रिटेन में किंग है। तो किंग
जब कुछ ऑर्डर पास करता है ना, किसी असेंट देता है किसी चीज को, तो मिनिस्टर उसको साइन करता है कि अगर ये गलत हो गया तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। तो अगर वो लॉ, वो ऑर्डर किसी चीज को, किसी एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करता है, तो किंग को नहीं अकाउंटेबल रखा जाएगा, किंग को गिल्टी नहीं रखा जाएगा कोर्ट में, किंग को पेश नहीं किया जाएगा, उस मिनिस्टर को जिसने नीचे साइन किया था ना उसको पेश किया जाएगा कोर्ट में। और इंडिया में ऐसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। There is no such provision in the constitution for such a legal responsibility of a minister. अगर कोई प्रेसिडेंट है जो पब्लिक एक्ट के लिए कोई ऑर्डर पास करते हैं, उसको मिनिस्टर को काउंटर साइन नहीं करना पड़ता है, उसको मिनिस्टर को नीचे नहीं लिखना पड़ता है किसी मिनिस्टर को कि भाई अगर ये गलत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। गॉट इट? तो इस तरह से देर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटेन में ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया में ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कुछ गलत हो जाता है किसी एक्ट के अंडर, अगर कोई एक्ट पास किया, प्रेसिडेंट ही पास करते हैं ना, एट द एंड प्रेसिडेंट का असेंट दिया जाता है, और हम कहते हैं कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट कोई एक्ट पास करते हैं, पब्लिक एक्ट पास करते हैं, और अगर उसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से देश में कुछ गलत हो जाता है, या किसी इंडिविजुअल के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो उसके लिए कोर्ट जो है वो मिनिस्टर की एडवाइस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं कि इस मिनिस्टर ने ये एडवाइस किया था प्रेसिडेंट को जिसकी वजह से ये एक्ट पास हुआ है, इस मिनिस्टर को पकड़ो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोर्ट्स कैन नॉट इन्वेस्टिगेट दैट। गॉट इट? सो कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समझ आ गया? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप कलेक्टिवली, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक साथ जो है वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपकी जो अपनी मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मिनिस्टर हैं, आप जिस मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहे हैं उस मिनिस्ट्री की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द ब्रॉड गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, जो पूरे का पूरा गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है एक साथ जो मिलके बना रही हैं, आपकी अपनी मिनिस्ट्री की भी पॉलिसीज उसी इंटरेस्ट पे होनी चाहिए, उन्हीं लाइंस पे होनी चाहिए। और देर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अकेले मिनिस्टर जो हैं वो किसी चीज के लिए किसी अपने एडवाइस के लिए, अपने एक्ट के लिए यू आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल। देन कम्स द कैबिनेट सिस्टम। अब कैबिनेट सिस्टम क्या है? कैबिनेट कमेटीज इसमें आती हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। छोटा सा टॉपिक है, देर इज नथिंग मोर इनटू इट। लेकिन कैबिनेट सिस्टम क्या है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है ना, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना एक बड़ी बॉडी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ, आई वुड से, बॉडी ऑफ, इट्स अ लार्ज बॉडी, इट्स अ लार्ज बॉडी। ठीक है, इसमें काफी सारे लोग होते हैं, काफी सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में काफी सारे मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें अराउंड आप लगा लीजिए 70 to 75 मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। मैंने बताया ना 81 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 70 75, आप 70 ही लगा के चलिए, मोर और लेस इसमें जो है हमारे 70 मिनिस्टर्स होते हैं, 70 मिनिस्टर्स होते हैं हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। अब अगर कोई डिसीजन लेना है तो 70 के 70 मिनिस्टर को अगर एक साथ बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दैट वुड नॉट बी, आई वुड से, कि एक वाइस डिसीजन नहीं होगा। वो एक मतलब क्या कहते हैं उसे हम, द वर्ड इज नॉट कमिंग इनटू माय माइंड। वो एक आप सोचिए ना कि 70 मिनिस्टर अगर एक साथ एक टेबल पे बैठ के डिस्कस करेंगे तो उसके क्या डिस्कशन का क्या मतलब निकलेगा? कोई अर्थ निकलेगा उसका? कोई इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। दैट वुड बी इनइफेक्टिव, लेस इफेक्टिव। तो इसके लिए क्या होता है कि एक छोटी बॉडी होती है। ठीक है, देयर फोर देर इज अ स्मॉल बॉडी। एक छोटी बॉडी होती है जिसके पास क्या होता है, की पोर्टफोलियोज होते हैं। की पोर्टफोलियोज मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं गवर्नमेंट के। और ये एक इनर बॉडी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंदर एक छोटी बॉडी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैबिनेट।
गॉट इट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक छोटी बॉडी होती है जिसको हम कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट ये एक इनर बॉडी होती है, कैबिनेट ना एक इनर बॉडी होती है, उसके अंदर एक छोटी बॉडी होती है। तो कैबिनेट जो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर से एक कैबिनेट निकल के आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं प्रिंसिपल मिनिस्टर्स। प्रिंसिपल मिनिस्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं। बड़े बड़े पोर्टफोलियो, छोटी मोटी इनके पास वो नहीं होती है मिनिस्ट्री, इनके पास बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं जो देश के बड़े फैसले लेती हैं, जो फास्टर डिसीजन मेकिंग, इसकी वजह से क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग फास्टर एंड इफेक्टिव होती है ना। ऐसे ही होगा ना, जब इतने लोग मिलेंगे, 70 लोग मिलेंगे, तब थोड़ी आप डिसीजन अच्छे से ले सकेंगे, तेज ले सकेंगे। तो कैबिनेट एक छोटा एक बॉडी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिनके पास की पोर्टफोलियोज होते हैं। ये एक इनर बॉडी होती है। अब की पोर्टफोलियोज होते हैं तो ये देश के बड़े डिसीजन लेते हैं। इन और इनके पास जो होता है गवर्नमेंट के अफेयर्स के लिए, ये इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, फास्टर डिसीजन ले सकते हैं। और इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये प्रिंसिपल मिनिस्टर्स होते हैं। प्रिंसिपल मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जिनके पास की मिनिस्ट्रीज होती हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे फाइनेंस, डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्री। इस तरह से मैंने सिक्योरिटी, जो हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसके लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं, हमारी देश की इकोनॉमी जो है उसके लिए डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो की मिनिस्ट्रीज की पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं वो कैबिनेट होते हैं। दे कंप्राइज ऑफ द कैबिनेट। एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव बॉडी। कैबिनेट इज, वी कैन से, मोस्ट पावरफुल कैबिनेट, मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव बॉडी है इंडिया में। मोस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑन इन इंडिया। और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। कैबिनेट के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं ऑन इंटायर गवर्नमेंट। जो कैबिनेट डिसीजन लेता है ना, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, वो पूरी गवर्नमेंट को मानने पड़ते हैं। कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैबिनेट की जो फंक्शंस हैं, दैट वुड बी पॉलिसी मेकिंग, है ना। कैबिनेट ही पॉलिसी बनाता है सारी। कैबिनेट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, आई वुड से, इनके फंक्शंस है पॉलिसी मेकिंग, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, कानून बनाते हैं, जब लेजिस्लेशंस बनाते हैं वो कैबिनेट बनाते हैं। ये अप्रूव करते हैं डिफरेंट लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल प्रपोजल्स को, गवर्नमेंट बिल्स को जो यूजुअली इंट्रोड्यूस किया जाता है ना पार्लियामेंट में, उसको पहले कैबिनेट से मंजूरी मिलती है। कैबिनेट उसको यूजुअली क्या है, अप्रूव करता है। उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट में अगर कोई संकट आ जाता है देश में, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है कि नेसेसरी मेजर्स क्या लिए जाएं। और उसके बाद कैबिनेट का एक एडवाइजरी रोल होता है। एडवाइजरी रोल यानी एडवाइस करता है कैबिनेट, जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और उनको सपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को ऑन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। कैबिनेट कमेटीज में आपको बता चुका हूँ, इट इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल काइंड ऑफ टॉपिक। उसमें आपको बस देखना है कि कैबिनेट कमेटीज को कौन हेड करता है, और इसके कौन कौन फीचर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने आपको कैबिनेट कमेटीज जो हमारी फंक्शनल है वो भी बताई थी, कि कैबिनेट कमेटी ऑन पर्सनल अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसको यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। देन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको भी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमेटी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, cabinet committee on investment and growth. These are all important cabinet committees जो कि हमारी फिलहाल कैबिनेट कमिटीज का हिस्सा है। देन देयर इज वन थिंग कि कैबिनेट कमेटी, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, दिस इज अ लार्जर बॉडी, एंड कैबिनेट जो है, इट इज अ स्मॉलर बॉडी। और क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ना, सबके पास जो है मिनिस्ट्री होती है, लेकिन कैबिनेट के पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। और इसके बाद एक आता है कैब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ये मैं आपको ना एक ये बना के बताता हूँ।
ये है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद ये आता है हमारा कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ही कैबिनेट होता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर 70 जो हैं हमारे मिनिस्टर्स हैं, उसके अंदर 15-20 मिनिस्टर्स उन्हीं में से चुने जाते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है उनको, उनको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। और उसके बाद उसके अंदर एक आता है, दिस इज किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट कहा जाता है या इनर कैबिनेट कहा जाता है। दिस इज द रियल पावर। यहाँ पे सही पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, यहाँ पे सही। इसमें सिर्फ 3 या 4 लोग होते हैं, जो कि होते हैं मोस्टली, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर होंगे ही, उसके बाद होम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का होना ना होना वो क्या है कि दैट डिपेंड्स। लेकिन ये 3-4 लोग जो होते हैं ना, या सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड होते हैं, हेड ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे हमारे अजीत डोवाल जी हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या आप जैसे कह लें उसके हेड हैं। उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, EAM, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो भी हैं, जयशंकर जी। तो ये लोग क्या होते हैं, ये जो 3-4 लोग होते हैं ना, जो प्राइम मिनिस्टर के सबसे क्लोज होते हैं, उनको कहा जाता है किचन कैबिनेट। और किचन कैबिनेट क्या होता है, इनके पास रियल पावर होती है। ये 3-4 लोगों के पास ना सही पावर कंसंट्रेटेड होती है, कि ये क्लोज होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। जब भी प्राइम मिनिस्टर को कोई डिसीजन लेना होता है, तो पहले इन 3-4 लोगों से सलाह की जाती है। ये 3-4 लोग ही हमारे देश की मेजर पॉलिसीज को बनाते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। और दिस इज कॉल्ड किचन कैबिनेट। और इनर कैबिनेट, कि कैबिनेट के अंदर भी एक छोटी बॉडी होती है, उन 15-20 कैबिनेट के मेंबर्स के अंदर भी, उन मिनिस्टर्स के अंदर भी 3-4 ऐसे लोग होते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के सबसे क्लोज होते हैं। और इनको पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले इनको कंसल्ट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट कैबिनेट। अब आ जाते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर का क्या है जी, कि मैंने आपको अभी प्राइम मिनिस्टर पढ़ाया है ना, तो उसी तरह से 90, आई वुड से 80 to 90% ऑफ द थिंग्स आर सेम। बस आप ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यूनियन में है, वैसे ही कैबिनेट चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट में है। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ही और शी इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो है। और ये दिस इज द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन द स्टेट। ये गवर्नर हमारे जो डी जोरे हेड हैं स्टेट में, ये चीफ मिनिस्टर हमारे डी फैक्टो हेड हैं स्टेट में। मतलब इन रियलिटी ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव और शी इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट। और ये हेड हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। सारी चीजें रिपीट होंगी, सब चीजें रिपीट होंगी। देयर इज नथिंग वेरी न्यू टू इट। क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया, तो चीफ मिनिस्टर हमने ऑटोमेटिकली, आप समझिए कि कुछ आर्टिकल से डिफरेंट है बस, बाकी सारी चीजें सेम है। वैसे ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ लिया, तो हमने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ लिया, सब चीजें सेम है। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो, उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। और ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड रूलिंग द एंड लीडिंग द रूलिंग पार्टी। और ये स्टेट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेट की जो नेगोशिएशंस हैं, नेगोशिएशंस, ये नेगोशिएट करते हैं विद सेंट्रल गवर्नमेंट। कि स्टेट के लिए अगर इनको कुछ चाहिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल लेवल पे हमारी स्टेट को। और ये हेड हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है, वो आर्टिकल नंबर 164(1) में दी गई है, कि किस तरह से चीफ मिनिस्टर हमारे अपॉइंट किए जाएंगे, बाय द गवर्नर किए जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, कि असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वहां, जैसे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो यहाँ इलेक्शन टू असेंबली होते हैं। एमएलएज
असेंबली में, स्टेट असेंबली में इलेक्शन होके एमएलएस चुन के आते हैं, जैसे हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा में एमपीज चुन के आते हैं, वैसे यहाँ पे एमएलएस चुन के आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और यही एमएलएस चूज करते हैं अमंग देमसेल्व्स चीफ मिनिस्टर। और ये क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर क्या होंगे, जो हमारे सीएम होंगे वो होंगे लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी के साथ आती है तो उनके लीडर होंगे, नहीं तो अगर कोई कॉलिशन बनती है, कॉलिशन मतलब गठबंधन सरकार बनती है, दो सरकारें या दो से ज्यादा सरकारें मिलके बनाती, दो से ज्यादा पार्टीज मिलके सरकार बनाती हैं, तो उसे कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो उसके जो हेड होंगे वो लीडर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके बाद क्या आता है कि जो है कि क्या होगा कि किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तो जैसे वहां प्रेसिडेंट करते हैं वैसे यहाँ गवर्नर करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर ऐसा होता है, तो मैंने आपको कल जब गवर्नर पढ़ाया था तो बताया था कि उस सिचुएशन में क्या होता है कि गवर्नर का सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन मतलब उस सिचुएशन में गवर्नमेंट अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या होता है कि गवर्नर कैन चूज सीएम, वो चूज करेंगे सीएम किसी ऐसी पार्टी का कि जो लार्जेस्ट वोट लेके आई हो या फिर लार्जेस्ट कोलिशन हो, तो वो कहेंगे उस पार्टी को, उस पार्टी के लीडर को बुलाएंगे, सीएम जो बनना चाहता होगा उस पार्टी से उसको बुलाएंगे और कहेंगे आस्क, गवर्नर आस्क्स टू प्रूव मेजोरिटी। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अभी प्राइम मिनिस्टर में देखा था कि वो मेजोरिटी प्रूव करे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो कि हमारा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वो कहेंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए विद इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। और वैसे ही अगर कोई पार्टी या कोalition कॉन्फिडेंस नहीं सिक्योर कर पाती, तो इफ नो वन डज, अगर कोई नहीं कर पाता, तो न्यू इलेक्शंस होते हैं, न्यू असेंबली इलेक्शंस करवाए जाएंगे, जैसे हमने ऊपर देखा था पार्लियामेंट में लोकसभा के फिर नए इलेक्शंस होते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे असेंबली के न्यू इलेक्शंस होंगे, अगर कोई भी अपनी जो है मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाता है। एवरीथिंग इज सेम। आई थिंक लाइक आप ये खुद से पढ़ पाएंगे अब, क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जरूरी है कि एमएलए ही बने सीएम। तो अगर आपकी स्टेट में हर स्टेट में ना ये नहीं होता बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म में आपको ऊपर काफी ऊपर भी बता चुका हूँ यूनिकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म होता है जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती ही है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। यूनिकैमरलिज्म में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो यहाँ पे दो हाउसेज होते हैं बाइकैमरलिज्म में, स्टेट में यहाँ पे सिंगल हाउस होता है। तो अगर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो आपके स्टेट असेंबली से ही, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही जो एमएलए हैं वही सीएम बनेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बाइकैमरलिज्म है वहां पे क्वेश्चन आता है कि आपके जो सीएम है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होने चाहिए या काउंसिल से होने चाहिए। गॉट इट। जैसे हमारा ऊपर प्राइम मिनिस्टर के केस में आया था कि प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से होने चाहिए या लोकसभा से होने चाहिए। तो उसी उसी तरह क्या होता है कि जो हमारे इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे सीएम हैं वो आइदर हाउस से बिलोंग कर सकते हैं, चाहे वो एमएलए हो या एमएलसी हो, वो किसी भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर में किसी भी हाउस का पार्ट हो वो बन सकते हैं सीएम। गॉट इट। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि एमएलए जो हैं वो सीएम बन सकते हैं या नहीं। मतलब सॉरी, सीएम बनने के लिए एमएलए या एमएलसी होना जरूरी है। तो एज हमने ऊपर पढ़ा था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट हो, लेकिन अगर आप सीएम बन जाते हैं तो विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्ट होके आना पड़ेगा बाय फ्रॉम आइदर हाउस। यू मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 मंथ्स। जब आप उसी समय होना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सीएम बन गए हैं तो फिर आपको 6 महीने के अंदर अंदर अपना कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको सिलेक्ट होके इलेक्ट होके किसी ना किसी
कॉन्स्टिट्यूंसी से आना पड़ेगा। उसके बाद हमारी ओथ जो है सीएम को कौन देते हैं, तो हमारे जो सीएम को ओथ दी जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है, वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। गवर्नर ओथ देते हैं। टर्म ऑफ सीएम क्या है? एज लॉन्ग एज, जैसा हमने प्राइम मिनिस्टर में पढ़ा था, एज लॉन्ग एज सीएम enjoys confidence इन द असेंबली, इन द स्टेट असेंबली। एंड जो हमारे सीएम हैं, अगर वो रिजाइन करते हैं तो वो अपना रिजिग्नेशन किसको देंगे? वो अपना रिजिग्नेशन गवर्नर को देंगे। अगर हमारे सीएम मेजोरिटी लूज कर जाते हैं, किस केस में? अगर उनको जो सपोर्ट है, मेजोरिटी है, कॉन्फिडेंस है, वो स्टेट असेंबली में लूज हो जाता है, तो वो रिजाइन करेंगे। किसको करेंगे? हमारे गवर्नर को करेंगे। उसके बाद वैकेंसी किस तरह से आती है? तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, आई होप मैंने इसको अच्छे से समझाया है और आपको फिर से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बस मैं लिख देता हूँ कि आपका टेन्योर अगर कंप्लीट हो जाता है चीफ मिनिस्टर का, उसके बाद अगर डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन हो जाता है चीफ मिनिस्टर का, उसके बाद अगर रिमूवल हो जाता है हमारे सीएम का, रिमूवल मैंने आपको ऊपर जैसे बताया था, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो रिमूवल हो जाता है। उसके बाद देयर आर सम अदर रीजंस की वजह से अगर हमारे चीफ मिनिस्टर जो है अगर रिजाइन करते हैं, क्यों? क्योंकि अदर रीजंस मैंने आपको ऊपर भी बताए थे। अगर इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर हो जाता है वॉइड, इलेक्शन वॉइड, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है, तो उस केस में भी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस आते हैं चीफ मिनिस्टर के। क्या पावर्स हैं? उस जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, सिमिलर सेम आई वुड से, उनकी पावर्स कुछ सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में है, कुछ गवर्नर के रिलेशन में है, और कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेशन में है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में क्या है? अपॉइंटमेंट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर ही नाम देते हैं, नाम सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर को, और गवर्नर उन्हें फिर अपॉइंट करते हैं। एलोकेशन है, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो जो है उसको हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पोर्टफोलियोज जो एलोकेट करते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स को, जो है हमारे चीफ मिनिस्टर करते हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर कोई मिनिस्टर जो है वो उनके मुताबिक नहीं पॉलिसीज बना रहा है, या उनके मुताबिक जो है वो नहीं चल रहा है, उनकी गवर्नमेंट की उनकी आई वुड से पॉलिसीज, या उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, उनको फॉलो नहीं कर रहा है, या उनकी आपसी मतभेद है, तो रिमूवल ऑफ मिनिस्टर कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर। वो हमारे गवर्नर को नाम दे देंगे कि ये जो है इनको, इन मिनिस्टर को रिमूव कर दिया जाए, रिकमेंड कर देंगे, और गवर्नर उनको रिमूव कर देंगे। देन जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती हैं, उसके लीडर होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, और ये कमांड करते हैं और कोऑर्डिनेशन करते हैं, आपसी कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। इनकी ड्यूटी होती है, इनका फंक्शन होता है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोऑर्डिनेशन रखें, कमांड बना के रखें, उनको गाइड करते रहें। देन कम्स इन रिलेशन टू गवर्नर। गवर्नर के साथ किस तरह के रिलेशन होते हैं हमारे, किस तरह की पावर्स और फंक्शंस एक्सरसाइज की जाती हैं गवर्नर के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर की। तो आर्टिकल जो है 167 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट mentions the duties of CM with regard to furnishing information, इंफॉर्मेशन देनी है आपको, गवर्नर को, ऑन सर्टेन मैटर्स। क्या है ये? हमारे सीएम जो है वो प्रिंसिपल चैनल हैं बिटवीन council of ministers and governor. Then he or she recommends recommends for appointment, अलग अलग जो अपॉइंटमेंट्स हैं स्टेट के ऑफिसेस की, उनको रिकमेंड करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। वो कौन सी होती हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, SPSE, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको जो है हमारे चीफ मिनिस्टर
सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं उनके नाम गवर्नर को, ताकि गवर्नर उन्हें अपॉइंट कर सकें। देन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हमारे गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आर चीफ मिनिस्टर। देन इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, इनके सेशंस, स्टेट लेजिस्लेचर को सेशन में कब बुलाना है, उनको कब समन करना है, उनको कब प्रोरोग करना है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर बताएंगे गवर्नर को। देन डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है, ये भी हमारे चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही होगा। एंड अनाउंसमेंट ऑफ, chief minister also announces government policies of the state, as in case of prime minister. Then there are some other powers and functions of chief minister. Chief minister is the head of state planning board. स्टेट प्लानिंग बोर्ड के हेड होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सर्व्स एज vice chairperson, I would say. Yeah, chief minister also serves as vice chairperson of जिस स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर हैं उसके कंसर्न्ड जोनल काउंसिल से। जोनल काउंसिल जो होती है ना, उसके जो होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं। जोनल काउंसिल पूरे जोन की होती है, तो ये रोटेशन बेस हो जाता है, ठीक है। जोन की होती है मतलब जैसे नॉर्थ जोन में अलग अलग स्टेट्स हो जाएंगी ना, तो सपोज नॉर्थ जोन है तो पंजाब के सीएम एक साल के लिए बन जाएंगे, रोटेशन होती है हर साल। एक साल के लिए दिल्ली के जो सीएम है वो बन बन जाएंगे, या आपके हिमाचल के सीएम बन जाएंगे, तो ये रोटेशन बेस होती है, हर साल वाइस चेयरपर्सन चेंज हो जाते हैं। और सीएम इज ऑल्सो मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। मेंबर होते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन मैंने आपको ऊपर बताए थे कौन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के। प्लीज कमेंट अगर आपको आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा। और काउंसिल ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसके भी मेंबर होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। और इसके भी मैंने आपको चेयरपर्सन बताए हैं, इसके भी चेयरपर्सन आपको ऊपर बताए हैं, तो प्लीज कमेंट करके आप बताइए हु आर द चेयरपर्सन ऑफ दीज, क्योंकि सीएम तो मेंबर है। गॉट इट। Then again, as the case we spoke about prime minister, chief minister is also the spokesperson of state government, and chief minister is the crisis manager in chief। manager in chief होते हैं वो स्टेट के, जब स्टेट में कोई क्राइसिस आता है। देन कम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगेन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जैक्टली सेम एज center council of or union council of ministers, and it comes under the purview of article 163। article 163 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि हर स्टेट में देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके जो हेड होंगे वो होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। उसके बाद अ, ये सब हम देख ही चुके हैं। अब जो गवर्नर हैं, इसी में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो हमारे गवर्नर हैं वो एक्सरसाइज करते हैं फंक्शंस को, कि हमारे चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को, ये आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स को अपॉइंट कीजिए, और गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट्स एंड एक्सरसाइजेस हिज फंक्शंस टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। हाउ द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैंने आपको बताया आर्टिकल 164 के अंदर है कि दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जैसे प्राइम मिनिस्टर में आपको बताया था मैंने। देन देर इज मिनिस्टर हु मिनिस्टर्स, इसमें एक चीज और मैंने आपको ऊपर बताई थी, मिनिस्टर जो है वो आइदर हाउस से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर आपकी स्टेट में बाई कैमरलिज्म है तो आइदर हाउस से आपके मिनिस्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है असेंबली से हो, काउंसिल से भी हो सकते हैं मेंबर्स। दे कैन बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और दे कैन बी ऑल्सो अ मेंबर ऑफ
either they can be a member of assembly or they can be member of legislative council, एमएलए हूं चाहे एमएलसी हूं, गॉट इट, ये भी होता है। देन एक पर्सन जो मेंबर नहीं है, अगर आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं और आप मेंबर नहीं हैं तो भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं। बल्कि शर्त यह है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको मेंबर बनना पड़ेगा, आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्ट होके आना पड़ेगा इन आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद एक आते हैं हमारे डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी सीएम क्या होते हैं? डेप्यूटी सीएम जो होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं करता है। डेप्यूटी सीएम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई भी आपका, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, मिनिस्ट्रियल, हम्म, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता है इस पोस्ट के बारे में, डिप्यूटी सीएम के बारे में। लेकिन जो डिप्यूटी सीएम हैं वो इंजॉय करते हैं सेम प्रिविलेजेस एंड सेम पावर्स लाइक कैबिनेट मिनिस्टर, सेम लाइक कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर किसके? कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के, ठीक है ना। डिप्यूटी सीएम है, डिप्यूटी पीएम नहीं है, तो यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल के प्रिविलेजेस वो एंजॉय करते हैं। ऑल्दो द पोस्ट जो है ऑफ डिप्यूटी सीएम, इनके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती, ये स्टैंड आउट करते हैं जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टैचर व्हेन कंपेयर टू अदर मिनिस्टर्स। इनका थोड़ा जो पोजीशन जो है हायर होती है, लेकिन ये कुछ इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स नहीं होती है। तो डिसीजन जो है डिप्यूटी सीएम का वो किससे आता है? तो क्रिएशन जो इस तरह की पोस्ट की क्रिएशन होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द जो डिस्क्रिशन है ऑफ हमारे लीडरशिप ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है ना, जिस जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप सीएम बने हैं, उसकी जो लीडरशिप है, कोर लीडरशिप है, वो अगर डिसाइड करती है हमें किसी को डिप्यूटी सीएम बनाना है तो वो डिप्यूटी सीएम बना सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई भी कोई भी ऐसा जो है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। देन इट इज, ये क्यों किया क्यों जाता है? फिर ये इसलिए किया जाता है ताकि आप इम्पोर्टेंट लीडर्स को अपनी पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड कर सकें, अकोमोडेट कर सकें। कि आपका कोई इम्पोर्टेंट लीडर है, उसको आप कोई मिनिस्ट्री नहीं दे पाए हैं, कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं दे पाए हैं, कोई पोर्टफोलियो नहीं दे पाए हैं, लेकिन आपको उनको डेप्यूटी सीएम बनाना है ताकि उनको भी आप हिस्सा बना सकें, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं आपकी पार्टी के। तो एक तो एग्जांपल ये है कि यूपी में तो 2 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं, और आंध्र प्रदेश में तो 5 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो ये कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, ये आप हमारे जेएंडके में भी अब तो हैं ये। तो इसलिए कोई इस तरह की स्पेशल पोस्ट नहीं है, बस ये है कि इनको उस वो रुतबा दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर का रुतबा दिया जाता है, और इनको एक पोस्ट दी जाती है ताकि इनको अकोमोडेट किया जा सके अपनी पार्टी के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मेशन है, और कैबिनेट के अंदर इनको भी लाया जा सके। देन देयर इज टर्म ऑफ मिनिस्टर्स। टर्म ऑफ मिनिस्टर्स जो मैंने कहा, ड्यूरिंग, ये तब तक रहते हैं, कब तक? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर का प्लेजर है तब तक इनका टर्म रहेगा। और गवर्नर का प्लेजर मतलब प्लेजर ऑफ व्हाट? चीफ मिनिस्टर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही बोलते हैं ना इनको कि अब आप इनको हटा दीजिए या जो भी है। इनकी ओथ भी है जो गवर्नर ही एडमिनिस्टर करते हैं। और साइज, इनकी जो सैलरी है दैट इज डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। इनका जो साइज है काउंसिल का, अगेन वही मैं आपको बताऊंगा, 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से ही इनका जो साइज है उसको बताया गया था कि नॉट एक्सीडिंग, क्या नहीं होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हाट? members, total number of members of state legislative assembly,
कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, प्लस सीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम को इंक्लूड करके 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मिनिमम स्ट्रेंथ जो है कि इसमें अमेंडमेंट ने इसमें एक नई चीज जो हमने ऊपर नहीं पढ़ी थी, तो मिनिमम स्ट्रेंथ जो है, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के लिए स्टेट लेवल पे, तो वो है दैट मिनिमम शुड नॉट बी शैल नॉट बी लेस देन 12। 12 से नीचे नहीं होने चाहिए, कम से कम 12 मेंबर्स तो होने ही चाहिए आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अब इस चीज को नोट किया जाना चाहिए कि मिनिमम स्ट्रेंथ के लिए जो प्रोविजन है ना, वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं बनाया गया था। सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि सच प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्ट्रेंथ का जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए नहीं है। ये स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए है कि मिनिमम 12 लोग होने चाहिए। मैक्सिमम 15% वाला तो वहां भी है, तो वो यहां भी है, लेकिन मिनिमम वाला वहां पे सेंटर में नहीं है। देन कम्स के ऑब्वियसली अमेंडमेंट के पहले तो ऐसा कुछ नहीं था स्ट्रेंथ के रिलेटेड। उसके बाद आता है आपका कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे भी कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का चार्ज लेते हैं। इनके पास की मिनिस्ट्रीज होती हैं, की आई वुड से पोर्टफोलियोज होते हैं। इन मिनिस्टर्स के पास की पोर्टफोलियोज मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी होते हैं, वो वाली कमेटीज, वो वाले मिनिस्ट्रीज, वो वाले पोर्टफोलियोज कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास भी इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया जाता है, दे आर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज। इनको किसी मिनिस्ट्री के अंदर ही कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट में ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर इंजॉय करते हैं। और इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए, ये इनको असिस्ट करते हैं, इनको असिस्ट करने के लिए दिए लगाया जाता है, मिनिस्ट्री दी जाती है। और जो डिप्यूटी मिनिस्टर्स हैं उनको नो इंडिपेंडेंट, इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है किसी डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री के। देखो मिनिस्ट्री अलग है, डिपार्टमेंट अलग है। एक मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो किसी डिपार्टमेंट का चार्ज इनको दे दिया जाता है, लेकिन इनको कोई चार्ज नहीं दिया जाता। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है, ये इनको तो करते ही करते हैं असिस्ट, इनको भी असिस्ट करते हैं। गॉट इट? तो ये एड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, उनकी मदद करते हैं फॉर टेकिंग आउट डिफरेंट functions like political, administrative and parliamentary functions. देन कम्स, जैसा मैंने आपको बताया था, मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तीन प्रावधान हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू व्हाट, रिस्पॉन्सिबल वहां पे ऊपर यूनियन में रिस्पॉन्सिबल थी लोकसभा को, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। गॉट इट? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कलेक्टिवली, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक रहती है जब तक वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंजॉय करती है कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया गया, तो आपकी सरकार गिर जाएगी। हालांकि जैसा मैंने आपको एग्जैक्टली सेम ऊपर बताया था यूनियन स्टेट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में। तो इस प्रिंसिपल यहाँ पे भी, ये प्रिंसिपल यही इंश्योर करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनको लोगों ने चुना है, और पीपल ऑफ इंडिया ने चुना है उनको, पीपल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ने चुना है उनको। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अपने एक्शंस के लिए डायरेक्टली टू द वोटर्स अकाउंटेबल है। किसको अकाउंटेबल है? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अकाउंटेबल टू वोटर्स। गॉट इट? जिन्होंने उनको वोट करके भेजा है, वोटर्स ऑफ स्टेट, जिन्होंने उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपनी गवर्नेंस के लिए चुना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडिविजुअल मिनिस्टर की होती है। द मिनिस्टर्स
दैट होल्ड ऑफिस, ये इंडिविजुअल मिनिस्टर्स की होती है। मिनिस्टर्स दैट शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ऊपर प्रेसिडेंट था, यहाँ पे मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर जब तक चाहें तब तक आप इसको ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का। तो ये इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए होती है, और सीएम जो है वो हेड है, तो वो बताएंगे, रिकमेंड करेंगे अगर किसी को रिमूव करना है, अगर किसी मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटाना है। और मिनिस्टर अगर डिसएग्री करते हैं किसी गवर्नमेंट डिसीजन के और उसको डिफेंड नहीं करते हैं, तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन करना पड़ता है, उनको हटा दिया जाता है। एग्जैक्टली सेम एज I'm repeating everything as I have told you in Central Council of Ministers and Prime Minister, उसी तरह से Chief Minister है, उसी तरह से State का Council of Minister है। It is exactly same. And another thing is, ये जो प्रिंसिपल है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये क्या इंश्योर करता है? दिस इंश्योर्स के मिनिस्टर जो है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब कोई पॉलिसी बना रहे हैं, इंडिविजुअल अपनी मिनिस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं, तो वो पॉलिसी गवर्नमेंट की जो ब्रॉड पॉलिसी है, पूरी गवर्नमेंट की पूरी हमारी जो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस तरह की पॉलिसी बना रही है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जिस तरह की पॉलिसी बना रही है, उसी से उनकी खुद की मिनिस्ट्री की पॉलिसी भी अलाइन करे डिसीजंस ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज जो हैं, उसी की तरह इनकी भी मिनिस्ट्री उसी तरह से उनके जो है डिसीजन से अलाइन करे, कि इंडिविजुअल डिसीजन ऑफ मिनिस्टर जो है शुड अलाइन, मतलब उसी से मेल खाना चाहिए, उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। क्या? शुड अलाइन विद ब्रॉड, जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है ना, उसी से आपकी भी पॉलिसीज मिलती जुलती होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में पूरी गवर्नमेंट चल रही है, उसी डायरेक्शन में इंडिविजुअल मिनिस्ट्री को भी चलना है। और नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है हमारे स्टेट में, ना ही तो हमारे सेंटर में, कि अगर कोई गवर्नर कोई पब्लिक एक्ट पास करता है तो उसको मिनिस्टर को काउंटर साइन नहीं करना है। एंड कोर्ट्स, जो कोर्ट्स हैं, दे आर नॉट अलाउड, दे आर बार्ड, क्या? कि वो इंक्वायरी नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इंक्वायर इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस जो कि हमारे मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दी है, उसके अंदर उसके ऊपर कोई कोर्ट जो है गवर्नर को दी है, इंस्टेड इन द सेंटर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो हमारे मिनिस्टर ने गवर्नर को एडवाइस दी है, उसके लिए आप किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू संविधान आईएएस, एंड प्लीज यू कैन, आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए लेक्चर्स के, एंड देयर आर सम मोर नोट्स that are to be shared in the telegram channel. So thank you for tuning in. Have a great day, and meet you